शिखा पंत को जयपुर से ब्यूरो चीफ पूजा जोशी के साथ आज रात 9:30 बजे सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। जयपुर में भारत विकास परिषद द्वारा कार्यक्रम का आयोजित कार्यक्रम में सुधांशु त्रिवेदी हुए शामिल। कांग्रेस सरकार पर जमकर बोला हमला। बीकानेर में स्वनिधि महोत्सव का आयोजन। अमृत महोत्सव को लेकर किया गया आयोजन। गुलाबों ने प्रस्तुत किए रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम। बीकानेर में शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला बच्चों से की बातचीत। शिक्षा मंत्री ने जल्द मंदिर का किया उद्घाटन। स्कूलों में उपलब्ध करवाई जाएगी आधारभूत सुविधा। तारानगर के रेवासी गांव में राष्ट्रीय चौपाल का आयोजन। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा लगाया गया चौपाल। बैंक द्वारा किए जा रहे सभी ऋण की दी जानकारी। और कोटा में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस सख्त। पुलिस शराब के खिलाफ एक युवक को किया गिरफ्तार। पुलिस ने छापेमारी कर अपराधियों को किया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह और आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। खबरों की शुरुआत करते हैं। समाज की पुरुष प्रधान मान्यताओं को बीते कई दशकों से महिलाओं ने चुनौती देते हुए हर क्षेत्र में स्वयं को स्थापित किया है। कई उदाहरण ऐसे भी देखने को मिलते हैं जहां पुरुष ने भी महिला विरोधी रूढ़ियों का विरोध किया है और उनके समान अधिकारों की बात की है। यहाँ कुछ ऐसे ही शेर मौजूद है जिसमें महिलाओं ने तो अपने हकों की आवाज उठाई ही है, साथ ही पुरुषों ने भी अपने महत्व को समझाया है। और आज हम हमारे खास कार्यक्रम घर की लक्ष्मी बेटी में लाए हैं ऐसे ही एक महिला शिखा पंत की कहानी, जिसने न सिर्फ जीवन में सफलता हासिल की है बल्कि औरों को भी सफलता का गुण सिखाया है और महिलाओं को रोजगार दिया है। देखिए हमारी ये खास पेशकश। महिला सशक्तिकरण मुद्दे पर कई तरह की चर्चाएं और कई तरह की राय लोगों द्वारा दी जाती है। अक्सर कहा जाता है कि किसी भी देश की तरक्की तभी हो सकती है जब उस देश की महिलाओं का विकास सही से किया जाए। वहीं इस वक्त महिलाओं के विकास के लिए पूरी दुनिया में कई तरह के कार्य भी किए जा रहे हैं ताकि नारी शक्ति को हर क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन किया जा सके। वही सदी में भी महिला सशक्तिकरण करने के मुद्दे का जिक्र करना इस बात को साबित करता है कि अभी भी महिलाओं का विकास पूरी तरह से नहीं किया जा सका है। शिखा पंत का कहना है कि हमारे देश में नारियों की क्या परिस्थिति है, इस बात का अंदाजा इस चीज से ही लगाया जा सकता है कि अभी भी भारत में ऐसे कई गांव हैं जहां की महिलाओं का जीवन घर की 4 दीवारों तक ही सीमित है। इतना ही नहीं, हमारे देश में काम करने वाली महिलाओं की संख्या भी अन्य देशों के मुकाबले कम है। हमारे देश की ज्यादातर पढ़ी लिखी महिलाएं भी इस वक्त अपने हक के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हैं। उनको ना चाहते हुए भी ऐसा जीवन जीना पड़ रहा है जिसके वो विरुद्ध हैं। सशक्तिकरण का मतलब महज कुछ पैसे हो जाना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है अपनी पहचान कायम करना, अपनी खास पहचान बनाना। नारी सशक्तिकरण की यह परिभाषा सुदृढ़ करने में जुटी है शिखा पंत। शिखा पंत महिला सशक्तिकरण की एक ऐसी मिसाल है जिन्होंने आर्थिक सशक्तिकरण को तो समझा ही है, साथ ही उन्होंने महिलाओं को अपनी पहचान बनाने के लिए उन्हें विभिन्न क्षेत्र में प्रशिक्षण
देकर व्यवसाय जोड़ा है। इसके साथ ही शिखा ने महिलाओं के सशक्तिकरण का सामाजिक पहल भी बखूबी समझा और महिलाओं की स्थिति सुधारने की कोशिश की है। ऐसे ही सशक्त महिला से आज हम हमारे खास कार्यक्रम घर की लक्ष्मी बेटी में मुलाकात करने आए हैं। नमस्कार। नमस्कार मैम, मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे चुना इस प्रोग्राम के लिए, तो इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। शिखा से पहला सवाल ये है कि समाज का निर्माण नारी शक्ति से हुआ है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? नारी तो मैम हमेशा से ही शक्ति का एक आधार रही है, स्टार्टिंग से ही। और जब नारी सृजन करती है, एक बच्चे को जन्म देती है, तो जो सृजन करता है वही शक्ति का परिचायक होता है। और इसीलिए नारी शक्ति का एक परिचायक है और समाज के निर्माण में नारी शक्ति की एक अहम भूमिका है। तो मैं तो कहूँगी भारतीय संस्कृति में शिव का भी एक रूप अर्धनारीश्वर का माना गया है। तो न केवल नारी ने समाज का निर्माण किया है, बल्कि सृष्टि के निर्माण में भी नारी की भूमिका बताई गई है। नारी के सम्मान की बात करो, लेकिन नारी का सम्मान मत करो। क्या आज के समाज में यही सब कुछ हो रहा है? ऐसा हमेशा से तो नहीं है कि नारी के सम्मान की बात करो लेकिन सम्मान मत करो, लेकिन मैं मानती हूँ कि इसमें जो प्रयास हो रहे हैं उसमें कुछ और एड ऑन होना चाहिए। नारी को कुछ और अधिकार, कुछ और फ्रीडम मिलनी चाहिए ताकि वो अपने मनचाहे सब्जेक्ट का चयन कर सके, मनचाहे करियर को अपना सके। परिवार में लोगों को नारी को सपोर्ट करना चाहिए और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अगर हम बात करें लोगों की, तो आज सभी लोग शिक्षित है और शिक्षित समाज भी है, लेकिन शिक्षित समाज की विडंबना है कि आज नारी को, जो कि हमारे हिंदू धर्म में नारी को देवी कहा जाता है, लेकिन फिर भी उसकी इज्जत को तार तार किया जाता है। हाँ, कई राज्यों में ऐसा हो रहा है कि नारी के साथ बलात्कार, अपहरण और जो भी शोषण करने वाली चीजें हैं वो हो रही हैं। और अपराधों का भी अगर हम आंकड़ा उठा के देखें तो नारी ही उसमें टारगेट किया जाता है, नारी को ही सबसे अधिक टारगेट किया जाता है। तो हमें समाज को इसके लिए शिक्षित करना होगा। और शिक्षा का केवल अर्थ किताबी ज्ञान या पढ़ाई से ही नहीं है। शिक्षा का अर्थ है संस्कारों से युक्त शिक्षा देना। अगर हम स्टार्टिंग से ही, या यूं कहें कि परिवार से ही इसकी मुहिम की शुरुआत करें, तो आगे समाज और देश में जाकर जो हम करना चाहते हैं, जो हम नारी को सम्मान देना चाहते हैं, वो मिलेगा। और हम अपने परिवार में ही देखते हैं जब बच्चे कि उनमें नारी को पीटा जा रहा है, उनका सम्मान नहीं किया जा रहा है, और वही लोग आगे जाकर के नारी की अस्मिता पर को हानि पहुंचाते हैं, तो बच्चे वो देख करके नारी को हे दृष्टि से देखते हैं, तो जो ठीक नहीं है। और उसी परिवार में अगर नारी का सम्मान होगा, उसको आगे बढ़ाने के प्रयास होंगे, तो आगे जाके बच्चे भी वही सीखेंगे और हमारा देश एक सभ्य देश बन जाएगा। क्या नारी जागरण में नारी सशक्तिकरण से अधिक महत्वपूर्ण नारी नैतिकीकरण है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। नारी की तो सबसे बड़ी पहचान ही उसके संस्कार, धैर्य और विवेक है। लेकिन हमें ये देखना होगा कि आधुनिकता की इस अंधी दौड़ में कहीं हमारे संस्कार पीछे तो नहीं रह रहे हैं, कहीं हम देश को वो दिशा ना दे पा रहे हों जो हमें आगे जाकर के देनी है। और हमें उनके नैतिकीकरण को, नैतिक स्तर को ऊपर उठाने की जरूरत तो है, लेकिन उसको और पॉलिश करना पड़ेगा हमें, और मांझना पड़ेगा और चमकाना पड़ेगा। तो न केवल नारी का नैतिक स्तर, बल्कि समाज में पुरुषों का नैतिक स्तर भी ऊपर उठाने की जरूरत है, तभी नारी आगे बढ़ पाएगी। शिखा पंत का ये भी कहना है कि महिला सशक्तिकरण का मुख्य लाभ समाज से जुड़ा हुआ है। अगर हम लोगों को, अपने देश को एक शक्तिशाली देश बनाना है, तो उसके लिए हम लोगों को, समाज की महिला को भी शक्तिशाली बनाने की जरूरत है। महिलाओं के विकास का मतलब होता है आप एक परिवार का विकास का कार्य कर रहे हैं। अगर महिला शिक्षित होगी तो वो अपने परिवार को भी पढ़ाने की कोशिश करेगी, जिसके चलते हमारे देश को पढ़े लिखे नौजवान मिलेंगे जो कि देश की तरक्की में अपना योगदान दे सकेंगे। शिखा पंत ने बताया कि घरेलू हिंसा एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी महिला के साथ हो सकती है। ये जरूरी नहीं कि घरेलू हिंसा केवल अनपढ़ महिलाओं के साथ ही होती है। शिक्षित महिलाएं भी इस तरह की हिंसा का शिकार होती हैं।
बस फर्क इतना होता है कि जहां पढ़ी लिखी महिलाएं इसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत रखती हैं, तो वहीं अनपढ़ महिलाएं ऐसी हिंसा के विरुद्ध अपनी आवाज उठाने से डरती है। वहीं अगर महिलाओं का विकास किया जा सके तो हमारे देश में होने वाली घरेलू हिंसा में न केवल कमी आएगी, बल्कि महिला घरेलू हिंसा करने वाले आदमी को सजा भी दिलवाने के लिए आगे आएंगी। हमारे देश में लड़कियों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि उन्हें आगे जाकर केवल घर की ही देखभाल करनी है। अभी भी गांव में पढ़ाई करने से ज्यादा लड़कियों को घर के काम सिखाए जाते हैं, जो न सिर्फ लड़कियों के भविष्य के लिए गलत है, बल्कि देश के लिए भी नुकसानदेह है। देश में अशिक्षित लड़कियां होने का मतलब है कि देश की करीब 40% आबादी का अशिक्षित होना। अगर हम अपने देश की लड़कियों को आत्मनिर्भर नहीं बनने देंगे तो हमारे देश की महिलाएं केवल रसोई तक ही सीमित रह जाएंगी। आपने अपने हौसलों के बल पर कैसे लड़ करके अपने आप को साबित किया और कैसे इस मुकाम तक पहुंची आप? देखिए, काबिलियत तो हर इंसान में होती है, कुछ ना कुछ क्षमता हर व्यक्ति के अंदर होती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मौका, उसको कितना मौका मिलता है उस अपनी काबिलियत को साबित करने का। तो इस मामले में मैं बहुत खुशकिस्मत रही हूँ कि मेरे हस्बैंड ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया और हर फील्ड में मुझे आगे बढ़ाने का प्रयास किया। तभी मैं तो शायद 18 साल पहले इस बात को सोच भी नहीं पाती कि मैं इतनी बड़े स्कूल का संचालन करूंगी। और इस मुकाबलियत तो हर इंसान में होती है, कुछ ना कुछ क्षमताएं हर व्यक्ति लेकर पैदा होता है, लेकिन असली बात है कि उसको कितना मौका मिलता है, उसको कितना प्लेटफॉर्म मिलता है अपनी क्षमताओं को सिद्ध करने का। तो मैं इस मामले में मैं कहूंगी कि मैं बहुत खुशकिस्मत रही हूँ कि मेरे हस्बैंड ने मुझे हर छोटी छोटी चीज में सपोर्ट किया। मेरी पढ़ाई से लेकर के मेरे करियर तक मुझे आगे सपोर्ट किया, बढ़ाया उसमें। और मैं तो शायद 18 साल पहले सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इतने बड़े स्कूल को संचालन करूंगी। हाँ, संघर्ष तो हर एक के जीवन में होता है, मेरे साथ भी हुआ। काफी चैलेंजेस आए, जो हर एक कोई भी काम करने में जो चैलेंजेस आते हैं, तो वो चैलेंज आए। तो मेरा मानना है कि अगर परिवार साथ दे तो ये सब चीजें गौड़ हो जाती हैं और हम आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। हम महिलाओं की बात कर रहे हैं। महिलाओं के लिए अनेक प्रकार के नियम होते हैं, उन्हें परिवार, घर और समाज सबके लिए सोचना पड़ता है। इसको लेकर आपका क्या कहना है? हाँ, ये तो बिल्कुल सही कहा कि महिलाओं के लिए नियम होते हैं, और यूं कहें कि महिलाओं के लिए तो कुछ ज्यादा ही नियम होते हैं। ऐसा करना है और ऐसा नहीं करना है, यहाँ जाना है, बाहर नहीं जाना है, रात के समय नहीं जाना है, और ये व्यवसाय को चुनना है, ये वुमेन के लिए सेफ बिजनेस है, और ये नौकरी सेफ है तो वो करनी है। तो काफी सारे नियम होते हैं। तो अगर हम इसकी शुरुआत, मैंने कहा कि परिवार से ही की जाए। अगर परिवार बच्चों को फ्रीडम दे, महिलाओं को फ्रीडम दे उसको काम करने की, तो वो अपनी उन योग्यताओं को सिद्ध कर सकती है और अपने जीवन में आगे बढ़ सकती है। एक तरफ हम यूं कहे कि परिवार की जब बात आती है, कई लड़कियां अपने परिवार को भी कन्वेंस करके आगे बढ़ती है, सोचती है कि आज हमारा परिवार मेरा साथ नहीं दे रहा है, लेकिन कल अगर मैं उस मुकाम तक पहुंच जाती हूँ, वो साथ देता है। तो ऐसे में परिवार को कितनी खुशी होती है? हाँ, परिवार जब सफलता देखता है तो हर कोई खुश होता है, तो नेचुरली परिवार भी उतना ही खुश होगा, और बाद में वो पछतावा भी करेगा कि हाँ मैंने गलत किया, लेकिन खुशी तो होती ही है। पंथ का कहना है कि प्राचीन काल में जो नारी का स्थान था उसमें धीरे धीरे कुछ अपूर्व परिवर्तन आए। अब पुरुष से महत्वपूर्ण होकर उसके समक्ष श्रेणी में आ गई। इस प्रकार पुरुष और नारी कार्य में बहुत अंतर आ गया। ऐसा होने पर भी प्राचीन काल में नारी की दशा में विशेष परिवर्तन आया और पुरुष के लिए भोग विलास की सामग्री मात्र बनकर रह गई। भारतीय नारी घर की चार दीवारी में कैद होकर रह गई।
परतंत्रता जैसे उसके भाग्य में ही लिखी हो। नारी जन्म से लेकर किशोरावस्था तक पिता के अधीन रहती है। विवाह के बाद तो गुलामी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। उसको पति की नौकरानी बनकर रहना पड़ता है। बचपन में उसमें सम्मान भाव अधिक होता है। प्रौढ़ावस्था में और सेवा की साक्षात मूर्ति होती है और वृद्धावस्था में वो साक्षात करुणा और वात्सल्य की प्रतिमूर्ति होती है। शिक्षा के प्रचार प्रसार के फलस्वरूप अब नारी की वो दुर्दशा नहीं है जो कुछ अंधविश्वासों, रूढ़िवादी विचारधारा और अज्ञानता के फलस्वरूप हो गई थी। नारी कॉर्नर के सामान्य स्थिति में लाने के लिए समाज चिंतकों ने इस दिशा को उजाड़ दिया और कार्य करना शुरू कर दिया। नारी को पुरुष से बढ़कर माना गया। नारी के प्रति अब साहित्य में श्रद्धा और विश्वास की पूरी भावना व्यक्त की जाने लगी है। पीढ़ी और नारी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, युवा पीढ़ी और नारी को मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि जब भी उन्हें मौका मिले आगे बढ़ने का तो वो उस मौके को ग्रैब करे, है ना। अंग्रेजी में भी एक कहावत है कि अपॉर्चुनिटी नॉक्स वेरी सॉफ्टली, वी मस्ट बी अ गुड लिसनर। तो हमें उस मौके का फायदा उठाना चाहिए। हमें आगे बढ़ने के लिए जो भी मौके मिले उनको लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। को ऐसे फील्ड में भी आगे बढ़ना चाहिए जो अभी तक केवल पुरुषों के लिए ही थे। उनको हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए और समाज में तभी समाज में सम्मान भी मिलेगा तभी। लेकिन उसके लिए हमें अपने युवाओं को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे वो आगे बढ़ पाए। अब एंटरप्रेन्योरशिप को ही ले लीजिए तो आज केवल 13% ही देश में महिलाएं ऐसी हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप करती हैं, अपना बिजनेस, अपना व्यवसाय कर रही हैं। तो इसकी मात्रा को भी हमें आगे बढ़ाना होगा और वो तभी संभव हो पाएगा जब परिवार और समाज उनके साथ खड़ा होगा और उनको सपोर्ट करेगा। नारी किसी भी समय कहीं भी कोई भी स्थिति का सामना बहादुरी से कर सकती है। महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होती है क्योंकि वे अपेक्षाकृत कम जानती है परंतु समझती ज्यादा है। पुरुषों को दुनिया में मजबूत होना है तो महिला शक्ति को हमेशा साथ लेकर चलना होगा। और आज ऐसी ही सशक्त महिला शिखा पंत से मुलाकात की हमने, जिन्होंने जीवन में आगे बढ़ते रहने का संदेश दिया। और इतना ही नहीं, आगे भी हम हमारे खास कार्यक्रम में घर की लक्ष्मी बेटी कार्यक्रम में दिखाते रहेंगे आपको इसी तरह। तो देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम। जयपुर से साधना प्लस न्यूज के लिए पूजा जोशी और मनीत मिश्रा की खास रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर की खांडलवाल वैश्विक गर्ल्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी संस्थान के सभागार में भारत विकास परिषद द्वारा आयोजित स्वतंत्रता के 75वें साल के कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी मुख्य वक्ता के रूप में पधारे हैं। डॉक्टर त्रिवेदी ने अपने संबोधन में कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला है। सीएम अशोक गहलोत की कथनी करनी में अंतर बताते हुए उन्होंने 2023 में कांग्रेस की राजस्थान से विदाई तय बताई है।
और भरतपुर के गांव शेरगढ़ में कई सालों से रह रहे एक साधु ने अब तक देश में पहले की तरह फिर से अमन, चैन, शांति और आपसी भाईचारे की समृद्धि को कायम करने के साथ साथ गांव शेरगढ़ की श्री गोवर्धन तीर्थ तक के लिए 108 दंडवती परिक्रमा के संकल्प के साथ यह दंडवत पदयात्रा शुरू की है। साधु सीताराम चरणदास महाराज की ओर से लिए गए संकल्प के अनुसार यह साधु एक ही स्थान पर 108 बार दंडवत कर फिर अगला कदम बढ़ाते हैं। फिर अगले कदम पर 108 बार दंडवत कर फिर से अगला कदम बढ़ाते हैं। इस प्रकार शुरू की गई यह कठिन परिक्रमा गिरिराज महाराज का स्मरण करते हुए रास्ते में मिलने वाले सभी लोगों को आपसी भाईचारे और प्रेम के संदेश देते हुए बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने भी सुख शांति के लिए दुनिया में सबसे पहले आपसी प्रेम का संदेश दिया था। साधु का यह कठिन परिक्रमा 1 साल से भी अधिक समय में पूरी हो सकेगी। कहाँ से शुरू किया आपने? कहाँ? शेरगढ़ से। कितने रोज हो गए शेरगढ़ चले? 4 महीना हो गया। अब कहाँ पहुँचे हो आकर के? गिरिराज। नहीं, अब फिलहाल कहाँ पहुँचे हो आप? अब ये बाजार में आएंगे। बयाना बाजार में। हाँ। तो कब तक का लक्ष्य आप पहुँचने का? अब देखो समय लग जाएगा जितना। कितनी परिक्रमा दे रहे हो आप? 108। और अब खबर बीकानेर से है, जहां आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर नोखा नगर पालिका द्वारा स्वनिधि महोत्सव स्वावलंबी रेहड़ी पटरी वालों का उत्सव कार्य भट्ट स्कूल परिसर में आयोजित किया गया है, जिसमें पद्मश्री से विभूषित कालबेलिया नृत्यांग गुलाबों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व संसदीय सचिव कन्हैयालाल झंबर रहे हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व पालिका चेयरमैन डॉक्टर सीताराम पंचारिया ने की है। कार्यक्रम में नोखा एसडीएम स्वाति गुप्ता, सीओ भवानी सिंह और अन्य आगंतुकों का साफा पहनाकर और शॉल ओढ़ाकर माल्यार्पण से स्वागत किया गया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने वर्चुअल जुड़कर नोखा नगर पालिका अध्यक्ष नारायण झनवर और नोखा वासियों को सफल कार्यक्रम आयोजन के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि पूरे राजस्थान में केवल 2 नगरों को इस प्रकार से कार्यक्रम आयोजन करवाने का अवसर मिला है। पहला अजमेर नगर निगम और दूसरा जो है वो नोखा नगर पालिका है। पालिका अध्यक्ष झनवर ने बताया है कि सरकार ने 928 रेहड़ी पटरी वाले लोगों को स्वरोजगार उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा था। हमने लक्ष्य को पार करते हुए 1000 से अधिक लोगों को लोन उपलब्ध करवाने में सहायता की है। और खबर बीकानेर से है, जहां शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने आज राजकीय उच्च विद्यालय सादुलगंज में 2 कक्षा और जल मंदिर का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य किए जा रहे हैं और राज्य में सभी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने कहा है कि इसमें भामाशाहों का भी सहयोग सराहनीय है। दानदाताओं का यह सहयोग दूसरों के लिए प्रेरणादायी है। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि शिक्षा जीवन का आधार है और प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके, इसके लिए सरकार संकल्पबद्ध है। राज्य सरकार द्वारा इस दिशा में अनेक निर्णय लिए जा रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत द्वारा विद्यार्थियों के हित में बजट घोषणा 2022 में हजारों माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत किया है। जिले में भी नए स्कूल और इन स्कूलों में आवश्यक के अनुसार नए संकाय खोले जा रहे हैं। इस अवसर पर डॉक्टर कल्ला ने विद्यालय के विद्यार्थियों से संवाद किया और उन्हें शिक्षा के महत्व के बारे में बताया है। मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब ने राजस्थान के जितने भी सेकेंडरी स्कूल थे उनको सीनियर सेकेंडरी स्कूल बना दिया। उसमें ये स्कूल भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनी और इससे ड्रॉप आउट की प्रॉब्लम हल होगी। इसके अलावा जो लड़कियों के स्कूल 8वीं तक के थे, बड़े गांव थे, उनको भी हमने सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल बनाया। पंचायत हेडक्वार्टर जहाँ 8वीं तक के स्कूल थे उनको भी सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूलों में रूपांतरित किया और इस प्रकार राजस्थान में अब तक लगभग 4500 से अधिक सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल खुल चुके हैं। ये अपने आप में रिकॉर्ड है।
मैं 88 में जब एजुकेशन मिनिस्टर था तो राजस्थान में मात्र 672 हायर सेकेंडरी स्कूल थे और अकाल पड़ा हुआ था। उस समय राजस्थान में बड़ी मुश्किल से मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय शिवचरण जी माथुर थे, उनसे पहले 200 स्कूल, फिर उसके बाद। और कोटा शहर के वृद्धाश्रम में व्यवस्थाओं की पोल खुलती नजर आ रही है। आज अपना घर वृद्धाश्रम में 3 लोगों की मृत्यु हो गई है और 11 लोग गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। यह पूरा मामला फूड पॉइजनिंग से संबंधित बताया जा रहा है। सीएमओ से बात करने पर उन्होंने कहा है कि हमने भोजन के नमूने और पानी के नमूने जांच के लिए भेज दिए हैं और अभी जांच की जा रही है और पता लगाया जा रहा है कि ये सब कैसे हुआ है। कल शाम को पहला व्यक्ति जिसे डायरिया, उल्टी जैसी समस्याएं हुई थी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं उसके बाद धीरे धीरे करके 17 से 18 लोगों को उल्टी और दस्त की जैसी परेशानियां होने लगी और जिसे देखते हुए सभी को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें 3 लोगों ने दम तोड़ दी है। मृतक का नाम सुदेवी, मुन्नी एवं दिलीप बताया जा रहा है। वहीं मृत्यु के कारण का पता लगाने के लिए जांच अभी जारी है। घटना के बाद कोटा कलेक्टर ने मौके पर आकर मुआयना किया है और मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी मौके पर आकर पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। वहीं प्रथम दृष्टता में जहरीले पानी के पीने की ये घटना बताई जा रही है। के कारण खाने का भोजन इन्फेक्टेड हुआ और जो गंदा पानी पीने में आया वो मुख्य कारण रहा है। उसके हमने सैंपल ले लिए हैं और फूड ऑफिसर द्वारा, हमारे फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के द्वारा फूड के भी सैंपल ले लिए गए हैं। श्रीमान प्रिंसिपल साहब को भी हमने। और मेरे साथ महारो राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।